हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आज हम आपके यूनिट 5 की जो सब यूनिट सेकंड है, जिसमें हमें पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान पढ़ने हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आपको अपने सिलेबस में 4 विद्वानों के पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान पढ़ने हैं और आज हम सबसे पहला जो आपका है फ्रैंकलिन बॉबिट, उसके प्रतिमान के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात जान लें कि प्रतिमान किसे कहते हैं। व्हाट आर मॉडल्स। प्रतिमान किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा क्रिया का ऐसा परिकल्पनात्मक या कार्यात्मक रूप है जिससे उसके वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इसका तात्पर्य है कि जब हम किसी वस्तु के बारे में उसके मॉडल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है, उसका कार्यात्मक रूप, यानी उसका छोटा एक ऐसा फॉर्म जो कि फंक्शनेबल हो, जो काम कर सके। तो जैसे कि आपने साइंस में देखा कि मॉडल्स होते हैं, जैसे विंड मिल का मॉडल देखा या किसी छोटी फैक्ट्री का मॉडल देखा या आटा जो चक्की है उसका एक मॉडल देखा या बिजली के सर्किट का मॉडल देखा। तो हमारे दिमाग में मॉडल शब्द आते ही क्या आता है कि कोई एक वस्तु विशेष है, उस वस्तु का जो कार्यात्मक रूप है वो उसका एक मतलब या बड़ा जो है उसका छोटा नमूना हमारे दिमाग में आता है। इन द सेम वे अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं तो सिर्फ वस्तु ही नहीं, व्यक्ति या किसी क्रिया, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया का एक कार्यात्मक रूप या परिकल्पनात्मक रूप। परिकल्पनात्मक का तात्पर्य है कि उसके संदर्भ में हम ये मानते हैं कि ये उसका सही उत्तर है या सही विचार है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो कि हमें किसी परिकल्पनात्मक या कार्यात्मक रूप का बोध कराती हैं, और वो क्या चीज़ें हैं, किसी वस्तु के संदर्भ में होगी या किसी व्यक्ति के संदर्भ में होगी या किसी क्रिया के संदर्भ में, तो उसे हम प्रतिमान कहते हैं। अब शिक्षा क्या है? शिक्षा भी एक क्रिया है, क्योंकि बालक बचपन से लेके अपने मृत्यु तक शिक्षा प्राप्त करता है। तो जो वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है उसके संदर्भ में क्या मॉडल होना चाहिए शिक्षा का, किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उसकी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इनके बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। और इन सब में भी जो मुख्य चर्चा करनी है वो है, जैसे हमारा टाइटल है, पाठ्यचर्या विकास के मॉडल, यानी कि पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, हमें स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है, उसके बारे में बात करेंगे। अब इसी संदर्भ में एक परिभाषा हमारे सामने है यूनिवर्सल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के द्वारा, और ये जो डिक्शनरी है इसमें कहा गया है कि किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्रिया को ढालने, यानी जो हम आइडियलिस्टिक बात करते हैं, जो हम आदर्शात्मक रूप बात करते हैं, उन आदर्श के अनुरूप जब हम किसी व्यवहार विशेष को क्रिया में ढाल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो क्रिया को ढालने या क्रिया की निर्देशित करने की प्रक्रिया मॉडल या प्रतिमान होती है। क्योंकि जो चीज़ें विजिबल हैं, जो चीज़ें हमारे सामने कॉन्क्रीट फॉर्म में हैं, उनके तो कार्यात्मक रूप या उनके तो संदर्भ में हमें बातें समझ में आती हैं, पर जो चीज़ें नहीं हैं, जैसे व्यवहार है, व्यवहार जो हमें दिखाई नहीं देता, परंतु उसके संदर्भ में भी हम एक आदर्श स्थापित करते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए, हमें दूसरों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें ईमानदार होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आदर्शात्मक बातें हैं। तो जब हम पाठ्यक्रम के संदर्भ में बात करें तो पाठ्यक्रम जो आदर्श है, जो एक स्टूडेंट को पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, जिससे बालक एक अच्छा नागरिक बन सके, तो उसके अनुरूप जब हम व्यवहार क्रिया को ढालते हैं, यानी उसके अनुरूप जब हम पाठ्यक्रम को लेते हैं, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम शिक्षा के प्रतिमान, या अगर सभी के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि वो क्या है, हमारे प्रतिमान हैं। अब
जब हम प्रतिमान के बारे में बात करते हैं या पाठ्यक्रम के प्रतिमान के बारे में बात करते हैं तो नेचुरल बात है, हमें 2-3 बातें स्पष्ट होनी चाहिए। पहली बात ये है कि पाठ्यक्रम प्रतिमान को स्थापित करने से पूर्व हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या हो, यानी पाठ्यक्रम किस रूपरेखा के अंतर्गत उसे बुना जाए। जब हमारे सामने रूपरेखा होगी, यानी कि हमारे सामने शैक्षिक लक्ष्य होंगे, क्योंकि रूपरेखा किससे निर्धारित होंगे, जो हम चाह रहे हैं कि इस विषय विशेष के द्वारा या इस स्तर की शिक्षा विशेष के द्वारा बालक में किसी विशेष चीज़ या विशेष ज्ञान का विकास हो सके। जैसे एमबीबीएस स्टूडेंट कर रहा है तो शैक्षिक लक्ष्य क्या है, बच्चे को मानव शरीर के संदर्भ में सभी प्रकार की जो मानव शरीर का फंक्शन है उसके संदर्भ में सारा ज्ञान प्रदान करना। तो इसी प्रकार से सभी विषयों का अपना अपना शैक्षिक लक्ष्य होता है, सभी कोर्सेज का अपना अपना शैक्षिक लक्ष्य होता है। आपके कोर्स का शैक्षिक लक्ष्य है कि आप एक अच्छे बीएड टीचर बन सकें। तो आपकी जो पाठ्यचर्या का स्वरूप होगा वो कैसा होगा कि बीएड का टीचर कैसा होना चाहिए। तो शैक्षिक लक्ष्य कैसे निर्धारित हुआ कि बीएड का टीचर ऑलराउंडर होना चाहिए, उसे हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, उसे कला का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको संगीत का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट का भी ज्ञान होना चाहिए। तो नेचुरल बात है कि आपके सिलेबस में उस प्रकार की चीज़ों को रखा गया है। और ये जो शैक्षिक लक्ष्य हैं वो किन पर आधारित होते हैं, ये शैक्षिक लक्ष्य समाज पर आधारित होते हैं, क्योंकि समाज निर्धारित करता है कि उसको किस प्रकार के युवा चाहिए, उसे किस प्रकार के शिक्षक चाहिए, उसे किस प्रकार के डॉक्टर चाहिए, उसे किस प्रकार के इंजीनियर चाहिए। तो ये जो समाज है ये निर्धारित करता है। और समाज कैसा है, समाज परिवर्तनशील है, क्योंकि समय के साथ, देश काल के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। तो इन्हीं के आधार पर हमने पाठ्यक्रमों के जो प्रतिमान है, पाठ्यक्रम विकास के जो प्रतिमान है उन्हें विभाजित किया है। पहला जो पाठ्यक्रम विकास का प्रतिमान है वो है आपका उद्देश्य के आधार पर या हम ये मूल्यांकन प्रतिमान। ये जो उद्देश्य आधारित प्रतिमान है या मूल्यांकन प्रतिमान है, इनका जो आधार है वो व्यवहारिक मनोविज्ञान है। यानी ये जो उद्देश्य आधारित है ये हमारे शैक्षिक उद्देश्यों पर बल देते हैं, यानी व्यवहार के बारे में बात करते हैं और व्यवहार के साथ साथ बालक के मनोविज्ञान के बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जो शैक्षिक उद्देश्य रखे जाते हैं उन शैक्षिक उद्देश्यों में ये अपेक्षा रखी जाती है कि बालक के व्यवहार में ये परिवर्तन होंगे। तो उन परिवर्तनों को प्राप्ति हेतु जो शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर, यानी शैक्षिक उद्देश्यों को मुख्यतः रखते हुए प्रतिमान गठित किए गए हैं, उन्हें कहा गया उद्देश्य या मूल्यांकन प्रतिमान। दूसरा जो प्रतिमान का आधार है या प्रतिमान का जो वर्ग है वो है प्रक्रिया या मानववादी प्रतिमान। प्रक्रिया जिसमें कि पाठ्यचर्या को एक प्रक्रिया के रूप में देखा गया कि एक प्रोसेस है और इस प्रोसेसिंग के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, बालक में गुणों का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार के गुणों का विकास कर रहे हैं, मानवीय गुणों का विकास कर रहे हैं। तो जब पाठ्यक्रम एक प्रक्रिया बन जाए, एक प्रोसेस बन जाए और उस प्रोसेस के तहत बालक को में विभिन्न प्रकार के गुणों का विकास करना और जिनमें मानवीय गुणों को सर्वोपरि रखा जाए, और इन सब प्रक्रिया में किसकी भूमिका अहम होगी, इस प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका अहम होती है। तो ऐसे सारे प्रतिमान, ऐसे सारी विचारधाराएं जो कि ये कहती हैं पाठ्यचर्या प्रक्रिया आधारित हो या मनुष्य को एक अच्छा मानव बनाने के आधार पर आधारित हो, उन्हें कहा गया मानववादी प्रतिमान। तीसरा जो आपका प्रतिमान है या प्रतिमान का जो वर्ग है वो है परिस्थिति अनुसार या परिस्थिति प्रतिमान। इसमें क्या किया गया कि ये कहा गया कि जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलें, जैसे जैसे देश काल परिस्थिति बदले, उस देश काल परिस्थिति के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। जैसे कि आपको मैंने पाठ्यक्रम के प्रकारों में पढ़ाया था कि पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे विषय केंद्रित पाठ्यक्रम है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है, शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम है, कला केंद्रित है, कोर केंद्रित है। तो ये क्या है, ये परिस्थिति प्रतिमान कहलाएंगे, यानी परिस्थिति जन्य प्रतिमान है, जिसमें कि पाठ्यक्रम जो ये कहते हैं कि पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, जैसी कि परिस्थिति हो। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो
स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे हम बात करते हैं कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम हो। और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम बात करने लगते हैं विषय केंद्रित प्रतिमान के लिए। और जैसे जैसे बच्चा स्पेशलाइजेशंस के थ्रू में जाने लगता है, तो वहाँ हम विशेषज्ञ पाठ्यक्रम, या फिर हम स्पेशलिस्ट जो है, जैसे बीटेक है, आपका एमबीबीएस है, आईआईटी है, आईआईएम है, इस प्रकार के पाठ्यक्रम की बात करते हैं। तो ये क्या है, परिस्थिति प्रतिमान है, जो ये बता रही हैं कि किस प्रकार की परिस्थिति में हमें बालक को किस प्रकार के पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना चाहिए। वैसे अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम विकास के कुछ सामान्य प्रतिमान हैं जिनको कि सभी लोग फॉलो करते हैं, या पाठ्यक्रम बनाने वाला हर एक व्यक्ति फॉलो करता है। पहला है, शिक्षकों एवं अन्य रुचिशील व्यक्तियों के दल द्वारा पाठ्यचर्या के क्षेत्र का सर्वेक्षण तथा उपलब्ध संसाधनों का आकलन। जब हम कोई पाठ्यक्रम बनाने के लिए शुरू करते हैं, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं एनसीईआरटी है या आपका स्टेट बोर्ड है, तो ये क्या करते हैं कि ये सबसे पहले उन शिक्षकों और उन रुचिशील व्यक्तियों को एक संगठन या एक उनका दल बनाते हैं, जो कि उस जो भी करिकुलम वो बना रहे हैं, जिस भी क्लास का बना रहे हैं, जिस भी स्पेशलाइज्ड फील्ड का बना रहे हैं, उसके क्षेत्र में सर्वेक्षण करता है। और साथ ही साथ जो उपलब्ध संसाधन है, यानी हम कहाँ तक जा सकते हैं, उसके संदर्भ में भी उस आकलन करता है। तो सबसे पहली बात हो गई कि शिक्षकों का होना, और शिक्षकों में भी उन शिक्षकों का होना जो कि उस क्षेत्र विशेष में रुचि रखते हैं। दूसरी बात जो ध्यान रखने योग्य है पाठ्यक्रम की संरचना के संदर्भ में, या पाठ्यक्रम के बनाने के संदर्भ में, उसके प्रतिमान के संदर्भ में, वो है शैक्षिक उद्देश्यों का स्पष्ट रूप से निर्धारण। यानी कि जो जिस भी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में पाठ्यचर्या बन रही है, जो पाठ्यक्रम बन रहा है, उसके जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनको स्पष्ट किया जाना चाहिए। तीसरा जो है, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त पाठ्यवस्तु का चयन व निर्माण। जब हमने उद्देश्य निर्धारित कर लिए कि हमें बालक का सर्वांगीण विकास करना है, तो अब हमें उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या क्या हम उसे पढ़ाएं, क्या क्या पाठ्यवस्तु उसे दें, क्या क्या कंटेंट उसे दें, उसका हमें चयन करना है। और चयन करने के साथ उनका सही रूप से निर्माण करना है, यानी उन्हें पुनः संगठित करना है। और उस पुनः संगठित के द्वारा हमें उसके उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। एमबीबीएस का बच्चा है, उसे डॉक्टरी पढ़ानी है, तो उसे डॉक्टरी के संदर्भ में जो जो तथ्य हैं उन सब का हमें चयन करना होगा, और उसे स्तर अनुसार कि फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाएंगे, सेकेंड ईयर में क्या पढ़ाएंगे, थर्ड ईयर में, तो उस अकॉर्डिंग उसका निर्माण करना होगा। विद्यालयों में नेक्स्ट है आपका, विद्यालयों में पाठ्यवस्तु का पूर्व परीक्षण। अब जब हमने बना लिया, हमने पाठ्यवस्तु का भी चयन कर लिया, पाठ्यवस्तु का निर्माण कर लिया, यानी कि एक पाठ्यक्रम बच्चों के लिए बना लिया, तो हमें क्या करना है कि उसका पूर्व परीक्षण करना है। यानी एक बार उसको प्री एग्जामिनेशन करना है उसका, जिससे कि हम ये जान सकें कि पाठ्यवस्तु में कुछ कमी तो नहीं है, और यदि कमी है तो लास्ट पॉइंट देखिए, अब पूर्व परीक्षण के आधार पर पाठ्य सामग्री में संशोधन एवं मूल्यांकन। अगर हमारे बनाए गए पाठ्यक्रम में कुछ कमियां आ रही हैं, तो हमें अपने पूर्व परीक्षण के आधार पर जो पाठ्यवस्तु बनाई गई है उसमें संशोधन करना पड़ेगा और पुनः उसका मूल्यांकन करना होगा, क्योंकि यदि पुनः कमी है तो उसे पुनः दूर करने की आवश्यकता होगी। और एक पॉइंट जो आपका है वो है तैयार सामग्री का प्रकाशन करना। यानी अगर जब हमने मूल्यांकन कर लिया, सारे कार्य कर लिए, तो उसके बाद हमने एक बुक फॉर्मेट कर लिया, यानी हमने एक सामग्री तैयार कर ली, तो उस तैयार सामग्री का प्रकाशन होगा, उसको प्रसारित किया जाएगा, और उसके समुचित उपयोग की दृष्टि से शिक्षकों को सेवारत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे कि जो पाठ्यक्रम बनाया है उसे सही रूप से बालकों तक पहुंचाया जा सके, जिससे कि छात्रों का विकास हो सके। तो ये है बात प्रतिमान के संदर्भ में इन जनरल कि प्रतिमान कैसे क्या होते हैं, प्रतिमान के कितने टाइप्स हैं, क्या क्या उसके बेसिस हैं, और किस प्रकार से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के संदर्भ में, पाठ्यक्रम विकास के संदर्भ में जो
विशिष्ट प्रतिमान हैं। और विशिष्ट प्रतिमान में सबसे पहले हम बात करेंगे आपके फ्रैंकलिन बॉबिट की। फ्रैंकलिन बॉबिट, स्टूडेंट्स यहाँ नाम लिख लीजिएगा, फ्रैंकलिन बॉबिट। फ्रैंकलिन बॉबिट जो हैं उनका समय है 1876 से 1956। और ये जो महोदय हैं, ये इनका जन्म हुआ है इंडियाना में, और इंडियाना जो जगह है वो दक्षिण पूर्व अमेरिका का एक भाग है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। और इन्होंने अपनी जब शिक्षा प्राप्त कर ली, उस शिक्षा प्राप्त होने के बाद उन्होंने इंडियाना और फिलीपींस के कई स्कूलों में कार्य किया। और इसी बीच 1909 में 1876 इनका बॉर्न है, और 1909 में इन्होंने क्लार्क विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद ये 1909 से लेकर 1941 टिल द रिटायरमेंट इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में कार्य किया। और शिकागो विश्वविद्यालय में इन्होंने शैक्षिक प्रशासन के अध्यापक के रूप में कार्य किया। इसी समय पे इन्होंने 2 पुस्तकें भी निकाली हैं। एक है 1918 में, एक इनकी पुस्तक का नाम है द करिकुलम, और एक पुस्तक, दूसरी पुस्तक जो निकाली है वो है 1924 में, और इस पुस्तक का नाम है मेक अ करिकुलम। ये इनकी मुख्य पुस्तक हैं जिनके द्वारा कि इनके पाठ्यक्रम के संदर्भ में विचार सामने आए। बॉबिट महोदय, सॉरी स्टूडेंट्स, ये डेविड हो गया है, बॉबिट होना था। बॉबिट महोदय के अनुसार उनके जो विचार हैं वो इस प्रकार है: पाठ्यचर्या शिक्षण के माध्यम से शिक्षक बालकों को जिज्ञासु व सक्षम बनाता है। वो कहते हैं पाठ्यचर्या क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब पाठ्यचर्या का शिक्षण किया जाता है, यानी पाठ्यचर्या बच्चों को पढ़ाई जाती है, तो उसके माध्यम से जो शिक्षक है वो बालकों को क्या बना रहा है, जिज्ञासु और सक्षम बनाता है। और उसके जिज्ञासु और सक्षम बनाने से क्या हो रहा है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होने से बालक एक जिम्मेदार वयस्क नागरिक बनता है। इसलिए वो मानते हैं कि पाठ्यचर्या एक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? जो छात्रों की आवश्यकताओं पर बल देता है, यानी पाठ्यचर्या के द्वारा हम छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। और ये जो पाठ्यक्रम है, ये जो पाठ्यचर्या है, वो छात्रों की, इसीलिए हमें ये जो पाठ्यक्रम है, जो भी हम पाठ्यक्रम जहाँ भी बना रहे हैं, उसे छात्रों की आवश्यकता के अनुसार ही नियोजित और संगठित करना चाहिए, यानी प्लान और ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि हमें किस प्रकार से बच्चे को पढ़ाना है, उसकी आवश्यकता को देखते हुए, और किस तरह से उसे पढ़ाना है। अब बॉबिट महोदय मानते हैं कि जो पाठ्यचर्या है वो सिर्फ विद्यालय तक सीमित नहीं है। वो कहते हैं कि विद्यालय के बाहर भी जो बालक जो भी कुछ अनुभव प्राप्त करता है, वो सारा अनुभव पाठ्यचर्या है, या वो सारा अनुभव बालक के लिए उसका पाठ्यवस्तु है। जो भी अधिगम वो प्राप्त करता है, उसमें जो भी क्रियाएं शामिल हैं, वो सारी क्रियाएं इस प्रकार से होनी चाहिए जिससे कि बालक को सही अनुदेशन प्राप्त हो सके, और वो सही रूप से अपने कार्यों को कर सके, और उन कार्यों के द्वारा वह अपना सर्वोच्च, यानी अपना, या हम यूँ कहें अपना उच्चतम विकास कर सके। और ये विकास कब संभव होगा? ये विकास तब संभव होगा जब पाठ्यचर्या इस प्रकार की हो जो बालक को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में संलग्न रखे, और इस संलग्नता के साथ साथ वह बालक का विकास कर सके। बॉबिट महोदय मानते हैं कि पाठ्यचर्या जो है वो सामाजिक इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, और सामाजिक इंजीनियरिंग मतलब समाज से संबंधित इंजीनियरिंग का क्षेत्र है। और पाठ्यचर्या निर्माण के 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं? पहला, वो कहते हैं विशेषज्ञों को अपने विशेष ज्ञान के आधार पर पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। ये बात पहले भी स्पष्ट हो चुकी कि जो सामान्य पाठ्यचर्या प्रतिमान है वो भी ये कहता है कि हमें विषय विशेषज्ञ या
जो सब्जेक्ट में रुचि लेने वाले लोग हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनके द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। और यही बात बॉबिट महोदय ने कहा है कि हमें विशेषज्ञों का सहारा लेना चाहिए पाठ्यचर्या निर्माण के लिए। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ऐसे कार्य अनुभवों को शामिल करना चाहिए पाठ्यचर्या में जिससे कि छात्र अपेक्षित वयस्क बन सके। अब अभी मैंने आपको क्लियर किया कि वो ये कहते हैं कि हमें पाठ्यचर्या ऐसी रखनी है कि हम बालक को उसका उच्चतम या उसका सर्वोच्च जो योग्यता है उसको निकाल सकें। और यही बात वो कहते हैं कि हमें ऐसी चीज़ों का, ऐसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को शामिल करना है पाठ्यचर्या में, करिकुलम में, जिससे कि छात्र से जो अपेक्षा है, छात्र जिस प्रकार का बन सकता है अच्छे से अच्छा, वो वयस्क वो बन सके। तो ये बात थी फ्रैंकलिन महोदय के विचार जो कि उन्होंने पाठ्यक्रम के संदर्भ में दिए। अब जो इन्होंने जो मॉडल दिया है स्टूडेंट्स, तो उस मॉडल में इन्होंने 5 जो एस्पेक्ट्स हैं उन एस्पेक्ट्स को रखा है कि वो कहते हैं कि ये जो हम पाठ्यक्रम के द्वारा बालक का विकास करेंगे, इस विकास का एक क्रम है। क्या क्रम है? पहला वो कहते हैं कि मानव अनुभवों का विश्लेषण सबसे ज़रूरी है। जब वो कह रहे हैं कि इसमें पाठ्यक्रम में निर्माण में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला तो विशेषज्ञों का होना, क्यों? क्योंकि विशेषज्ञ होंगे तो सही से निर्माण होगा पाठ्यक्रम का। दूसरा वो कहते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, कार्य अनुभवों को शामिल करना, यानी कि हमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाशील बनाना है। तो इसी संदर्भ में वो कहते हैं कि सबसे पहले हमें मानव अनुभवों का विश्लेषण करना है कि मनुष्य किन अनुभवों के तहत किन कार्यों के तहत कैसे अनुभव प्राप्त करता है और किस प्रकार से अधिगम करता है। तो मानव के जो अनुभव हैं, जिन अनुभवों के तहत वह अच्छा नागरिक बन सके या उसकी योग्यता का सर्वोच्च विकास हो सके, उन मानव अनुभवों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। और उन विश्लेषणों के बाद जो कार्य विश्लेषण है, यानी वो क्रियाएं शामिल की जानी चाहिए पाठ्यक्रम में, जिसके द्वारा कि बालक का विकास हो सके। तो उन कार्य विश्लेषणों को इकट्ठा किया जाना चाहिए। उन कार्य विश्लेषणों के होने के बाद जो पाठ्यक्रम है उसके उद्देश्यों का निर्माण किया जाना चाहिए, यानी उस पाठ्यक्रम विशेष के द्वारा बालक में किस प्रकार का निर्माण किया जाना है। और चौथी बात वो कह रहे हैं कि उद्देश्यों का फिर जो हमें चाहिए कि हम ये निर्माण कर सकते हैं इस पाठ्यक्रम के द्वारा कौन कौन से उद्देश्य रखे जाएं, उनमें से उद्देश्यों का चयन करना है कि हम क्या चाह रहे हैं, उस देश, वो समाज, वो जो लोग हैं वो किस प्रकार का अपने बालक में विकास चाह रहे हैं। तो उन उद्देश्यों का हमें चयन करना है। और लास्ट है आपका व्यक्तित्व के लिए नियोजन, यानी हमें पाठ्यक्रम को इस प्रकार से प्लान करना है, उसका इस प्रकार से नियोजन करना है जिससे हम अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें, यानी अच्छे बालक का विकास कर सकें। तो इस प्रकार से इस क्रम में हमें पाठ्यचर्या का को रखना है। अब बात करें कि जो ये क्रम है, इस क्रम के संदर्भ में और जो विचार रखे हैं बॉबिट महोदय ने पाठ्यचर्या के संदर्भ में, वो किस प्रकार के विकास की बात कर रहे हैं। तो जो उनका वैज्ञानिक विकास मॉडल है उसमें जो मुख्य बातें हैं, उसका पहली बात है कि पाठ्यचर्या का स्वरूप वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए। जब हम कह रहे हैं ना मानव अनुभवों की बात कर रहे हैं, तो मानव अनुभवों के कार्य विश्लेषण होंगे, तो नेचुरल बात है कि पाठ्यचर्या किस प्रकार का होगा, वैज्ञानिक स्वरूप को लेकर के होगा। तो पाठ्यचर्या का जो स्वरूप हो, जो उसका संगठन किया जाए, उसे इस प्रकार से रखा जाए कि उसमें सभी प्रकार के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास विज्ञान के जो सिद्धांत हैं उनको शामिल किया जाए। यानी पाठ्यचर्या जो हमने डिसाइड कर ली, उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया, चयन कर लिया, अब हमें व्यक्तित्व के लिए उनका नियोजन करना है। तो नियोजन किस प्रकार से करना है कि बालक के स्तर के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार, समाज की आवश्यकता के अनुसार हमें जो पाठ्यक्रम है, जो हमने पाठ्यक्रम को चयन किया है, हमें उसको एक स्वरूप प्रदान करना है, यानी उसको क्रमबद्धता प्रदान करनी है, उसका संगठन करना है।
इस प्रकार से करना है कि वो बालक का विकास कर सके। यानी हम बात करें सरल से कठिन की ओर हो, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ हो, यानी मूर्त से अमूर्त की तरफ हो। तो इस प्रकार से हमें छोटे पदों से लेके फिर बड़े पदों तक हो। तो इस प्रकार के हमें जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, इस प्रकार की जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सिद्धांत हैं, उन सब का हमें पाठ्यक्रम में शामिल करना है। दूसरी बात जो उनका मॉडल कह रहा है कि पाठ्यक्रम के लिए लक्ष्यों का निर्धारण होना चाहिए। यानी जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें बालक के लिए, तो उसके लिए हमें पहले से लक्ष्यों का निर्धारण कर लेना चाहिए कि हम किसी पाठ्यक्रम विशेष के द्वारा बालक में क्या विकास करना चाहते हैं। जैसे बीएड का पाठ्यक्रम है, तो हम क्या चाह रहे हैं, बालक में अध्यापन संबंधी जो गुण हैं उनका विकास हो सके। अगर एमबीबीएस सिलेबस है, तो बालक में डॉक्टर संबंधी या मनुष्य विज्ञान या मनुष्य शरीर के संदर्भ में जो तथ्य हैं उनकी जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। तो पाठ्यक्रम के लिए क्या आवश्यक है, कोई भी पाठ्यक्रम बनाने से पहले उसका लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए। तीसरी बात, पाठ्यक्रम में आधुनिकता का समावेश होना चाहिए। आधुनिकता का समावेश मतलब जो पाठ्यक्रम है वो परंपरागत नहीं होना चाहिए, वह समसामयिक होना चाहिए। समसामयिक यानी कि समय की मांग के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं और जो पाठ्यक्रम है वो हमारा बिल्कुल ऐतिहासिक स्तर पे रहे। जो हर विषय में, हर पाठ्यक्रम में जो नए नए कंटेंट्स आ रहे हैं, जो नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं, जो कोरिलेशन स्टडीज़ हो रही हैं, उन सब को शामिल किया जाना चाहिए। जैसे हम बात करें आज के संदर्भ में, आईसीटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बालक को अगर वो आईसीटी या कंप्यूटर्स का अधिगम नहीं करेगा तो वो अपने आप को सही रूप से विकास नहीं कर पाएगा। तो ये सारे जो नए नए आधुनिकता के कारण जो पाठ्यक्रम में चीज़ों का, तथ्यों का, वस्तुओं का समावेश किया जाना चाहिए, वो भी होना आवश्यक है। नेक्स्ट जो वो कह रहे हैं अपने मॉडल में, वो कह रहे हैं व्यावसायिक दायित्वों के लिए पाठ्यक्रम। यानी जो पाठ्यक्रम हो वो सामान्य शिक्षा से लेकर के व्यावसायिक शिक्षा तक होना चाहिए। यानी पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो कि बालक को सामान्य शिक्षा से प्रारंभ किया जाए और जैसी सामान्य शिक्षा उसकी समाप्त होती है तो देश में जो भी उपलब्ध संसाधन है, जो समाज की आवश्यकता है या छात्र की रुचि है, उनके आधार पर बालक के लिए विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे कि बालक एक अच्छा नागरिक बन सके और समाज में अपना योगदान दे सके। नेक्स्ट बात जो कह रहे हैं अपने मॉडल के संदर्भ में, वो कह रहे हैं नागरिकता के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बालक को हमें अच्छा नागरिक बनाना है। जब वो अच्छा नागरिक बनेगा तो वो स्वतः ही देश के विकास में योगदान दे सकेगा। इसके लिए क्या आवश्यक है कि हम बालक को उसके अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान कराएं, और यह ज्ञान एक दिन में नहीं हो संभव है। तो यह ज्ञान बालक के प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ किया जाना चाहिए और ये अनिवार्य होना चाहिए, जिससे कि बालक में एक अच्छे नागरिक के गुणों का विकास किया जाए। और लास्ट है परिवार व समाज के लिए पाठ्यक्रम। अब जब हमने शुरुआत करी थी तो हमने बात की थी कि जो आपका प्रतिमान है वो ये कहता है कि हमें कार्य स्वरूप में बालक को लाना है। तो कार्य स्वरूप में बालक तभी आ पाएगा जब जो पाठ्यक्रम है वो परिवार और समाज के लिए भी हो। यानी जो परिवार है, जो समाज है, उसे भी आदर्श रूप में अपना विकास करना चाहिए और समाज और परिवार के प्रत्येक सदस्य को समर्पित भाव से एक दूसरे के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे कि बालक को जो भी आदर्श हैं या जो भी गुण हैं उनका बालक में विकास किया जा सके। यदि परिवार के बड़े लोग ही अपनी जिम्मेदारियों से बचेंगे तो ऐसे में बालकों से ही अपेक्षा कैसे की जाएगी कि वो अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करेंगे।
तो आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस चीज़ की है कि परिवार और समाज वो भी एक पाठ्यक्रम को फॉलो करें, और इस पाठ्यक्रम को फॉलो करने से सांस्कृतिक जो विकास है वो हो सकेगा, कल्चर जो है डेवलपमेंट वो हो सकेगा, सामाजिक न्याय रहेगा, समता रहेगी सब में, सामूहिक गतिविधियों में सभी भाग लेंगे तो आपसी प्रेम और सहयोग रहेगा, और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है या वर्तमान समाज है उसमें जो उपयोगी चीज़ें हैं उनका सही रूप से पालन किया जा सकेगा, और बालक को का सर्वोच्च विकास हो सकेगा। तो इसलिए बॉविट महोदय सिर्फ ये नहीं कहते कि पाठ्यक्रम सिर्फ स्कूल तक सीमित हो, वो कहते हैं पाठ्यक्रम स्कूल से परे भी है। आपको मैंने उनके विचारों में बताया कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ विद्यालयों में नहीं, विद्यालय के बाहर भी बालक सीखता है, और वो सब उसका पाठ्यक्रम है। तो बाहर भी तो वो परिवार और समाज से सीखता है, अपने दोस्तों से सीखता है, और जब परिवार और समाज भी एक आदर्श रूप में होंगे तो नेचुरल बात है बालक का आदर्श व सर्वोच्च विकास किया जा सकेगा पाठ्यक्रम के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका फ्रैंकलिन बॉबिट के द्वारा जो उनका जो पाठ्यक्रम के संदर्भ में पाठ्यक्रम विकास के संदर्भ में जो विचार थे वो विचार हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, उसे क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू।